जरूरी है। नमस्कार, मनी मंत्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। अपने बेहतर और सुरक्षित भविष्य के बारे में हर इंसान आज काफ़ी जागरूक है और ऐसे में हमें लगता है कि बचत का बेहतर तरीका अपनाकर आने वाले कल को और हम बेहतर बना सकते हैं। खासतौर से 60 वर्ष की आयु के बाद किस तरीके से आत्मनिर्भरता के साथ हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पेंशन स्कीम एक बेहतरीन विकल्प है, जिसके जरिए आत्मनिर्भरता के साथ ही बचत और टैक्स सेविंग जैसे बेनिफिट भी हमें मिल सकते हैं। लेकिन पेंशन प्लान किस उम्र में लें, कौन सा पेंशन प्लान बेहतर रहेगा और किस तरीके के फायदे आपको मिल सकते हैं, आज हम इस पर यानी पेंशन प्लान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। और इसके लिए हमारे जो नंबर हैं वो आप नोट कर लीजिए। हमारे नंबर हैं 0112338731, साथ ही 2309767 पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर रिफ्रेश किए जाएंगे। तो ये आज का हमारा विषय रहेगा कि आखिर कैसे पेंशन से जो आपकी टेंशन है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि हमारे जहन में कई तरह के जो सवाल हैं वो आने लगते हैं कि आखिर जो पेंशन प्लान है वो हमें कब लेना होगा, किस तरीके से लेना होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ख़ासतौर से रिटायरमेंट प्लान के तौर पर पेंशन स्कीम्स का हम चयन कर सकते हैं। 60 वर्ष की जो आयु है या एक निश्चित आयु के बाद हर महीने आपको एक तय राशि इसके तहत मिल सकती है। पेंशन स्कीम लेकर कई और जो फ़ायदे हैं और उसमें से एक ये है कि आपको किसी पर आश्रित नहीं रहना होगा। और निजी क्षेत्र में कई कंपनियां हैं जो पेंशन प्लान भी उपलब्ध करा रही हैं और इसके तहत हर महीने या एक बार निवेश कर आपको पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकता है। लेकिन पेंशन प्लान लेते समय किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही आप जो स्कीम है उसका चयन करें। और ना सिर्फ प्रीमियम, इसके अलावा भी कई और ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा। पेंशन स्कीम खरीदने से पहले नियम और शर्तों को अच्छी तरीके से जान लें, साथ ही किसी भी कंपनी के साथ गलत जानकारी साझा ना करें और बेहतर विकल्प चुनकर जागरूक और सतर्क रहें। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा। और खासतौर से अगर बात की जाए तो हाल ही में कैबिनेट ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। और यहाँ भी अगर बात की जाए, क्योंकि इसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है, जो कि यूपीएस नाम से हम सब जान रहे हैं। इसमें आपको बता दें केंद्र सरकार का यूपीएस में जो अंशदान है वो करीब 18% है, जबकि एनपीएस में ये 14% रहता है। तो यूपीएस के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है और लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही थी। अंशदान के बारे में हमने आपको बताया कैसे 18 और 14% का फ़र्क है। यूपीएस और एनपीएस दोनों में ही जो कर्मचारी हैं उनका अंशदान 10% रहेगा। वहीं यूपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन का भी फ़ायदा मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद लगभग 50% सुनिश्चित पेंशन। वहीं 10 साल सेवा पूरी करने पर न्यूनतम 10,000 की पेंशन जो है वो दी जाएगी। तो देखिए तमाम फ़ायदे हैं पेंशन प्लान के अगर जब हम बात करते हैं। और इसी पर हमारे साथ इस पर और जानकारी आप लोगों के लिए साझा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। वो हैं पंकज मटपाल जी, जो कि वित्तीय योजनाकार हैं यानी कि फाइनेंशियल प्लानर हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज जी। थैंक यू वेरी मच जी। पंकज जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा पेंशन को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि एक रिटायरमेंट प्लान भी उसको कहा जाता है, आत्मनिर्भरता के लिए भी हम मानते हैं और 60 या एक उम्र के बाद आवश्यकता रहती है कि जो आर्थिक सहायता है वो हमें किसी भी तरह मिलती रहे। बिल्कुल, देखिए पेंशन प्लान एक पार्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग का। अगर हम ओवरऑल बात करें रिटायरमेंट प्लानिंग की तो मकसद ये है कि एक वक्त के बाद, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो शायद आप रिटायर हो जाएंगे अपनी सर्विस से और उसके बाद आपकी एक्टिव इनकम रुक जाएगी, या आप कोई अपना खुद का काम भी करते हो तो एक एज के बाद शायद जरूरत हो आपको कि आपकी एक्टिव इनकम नहीं है तो कहीं से पैसिव इनकम तो आपके पास हो, पैसा हो, ताकि उस पैसे के ऊपर आप आगे की जिंदगी अच्छे से जी सकें जी। तो इसके लिए हम ऐसी प्लानिंग करते हैं कि अपने पास सफिशिएंट पैसा हो और उसके बाद रेगुलरली पेंशन के रूप में, एनवीटी के रूप में इनकम आती रहे। तो ये मकसद है बेसिकली रिटायरमेंट प्लानिंग का। जी।
बिल्कुल, ये तो हुआ एक तरीके का उद्देश्य, लेकिन इसके तहत हम देखते हैं, क्योंकि अभी तो हाल ही में सरकार की तरफ से भी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको भी तोहफा दिया गया है यूपीएस के ज़रिए, क्योंकि लंबे समय से मांग चली आ रही थी और उसको भी पूरा किया कि 10 वर्ष तक अगर आप सेवा में हैं तो 10,000 रुपये की न्यूनतम राशि और उसके साथ ही प्रोरेटा बेसिस पे जो है वो पेंशन जो है उपलब्ध होगी। लेकिन जब निजी क्षेत्र की हम बात करते हैं पंकज जी, वहाँ पे भी अलग अलग जो विकल्प हैं वो लोगों के पास उपलब्ध रहते हैं, उनमें किस तरीके से हम चयन करें? बिल्कुल, देखिए पहली बात करते हैं हम जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं। अभी जब कॉर्पोरेट में है तो वहां पर आपके पास या तो ईपीएफ यदि कंट्रीब्यूशन करते हैं ईपीएफ में आप भविष्य निधि में, तो उसमें आपको ईपीएस के तहत पेंशन की सुविधा होती है, वो एक ऑप्शन है। दूसरी बात यह है कि यदि आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में भी अब कई कॉर्पोरेट ने एनपीएस को अपनाया है, तो नेशनल पेंशन सिस्टम में आप कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, उसके जरिए भी आपको पेंशन मिल सकती है जी। उसके अलावा यदि आप ऐसे जगह पर एम्प्लॉयड हैं जहां पर ये सुविधा नहीं है, या फिर आप खुद का कोई व्यवसाय करते हैं, तो भी आपके पास कई ऑप्शन हैं। उसमें से एक ऑप्शन तो खैर एनपीएस का भी है, आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनपीएस में और उसके जरिए पेंशन प्लानिंग कर सकते हैं जी। लेकिन उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज के अपने पेंशन प्लान होते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। मैं नहीं कहूंगा कि वो सही या गलत है, उसकी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक ऑप्शन होता है। उसके अलावा आप म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करके रेगुलरली अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और उससे फिर आप रेगुलरली एसडब्ल्यूपी के सहारे विड्रॉ कर सकते हैं, या किस तरह का प्लान बना सकते हैं कि रेगुलरली आप आय पाते रहे। तो इस तरह से यदि आप प्लानिंग करेंगे तो कई ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध है जी। पंकज जी, लेकिन इसमें क्या, क्योंकि कभी कभी जो बतौर उपभोक्ता हम देखें तो उनको लगता है कि क्या हम एकमुश्त निवेश करके इसका लाभ ले सकते हैं, या आजकल एसआईपी जो है अलग अलग निवेश के लिए की जाती है, तो क्या इसमें भी उसी तरीके से हमें निवेश करना चाहिए? आपकी राय में क्या बेहतर? देखिए मुकुल जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर आप ये कहेंगे कि एक मुश्त में कहीं इन्वेस्ट करूं और उसमें कुछ प्रॉफिट हो और मैं रेगुलरली वहां से पेंशन पाता रहूं या विड्रॉ करता रहूं जी, लेकिन वो एक मुश्त राशि इकट्ठा कब होगी, कैसे होगी? तो इसके लिए जरूरी है कि जैसे ही आप अपने एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत करते हैं, आपकी इनकम शुरू होती है या व्यवसाय करते हैं, कुछ भी करें, जैसे ही आपकी इनकम शुरू हो तभी से आपको प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि अगले 25-30 साल में आप एक अच्छी राशि इकट्ठा कर सकें और फिर आप वहां से रेगुलरली पैसा पा सकें। तो ऐसे में जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके, मैंने तो ये कहा कि जैसे ही इनकम की शुरुआत हो आप शुरू करें, तो तब नहीं भी की हो, जब आपको ये बात एहसास हो जाए इस बात का, तो तब शुरू कर लें। पर ऐसे लोग जिन्होंने नहीं किया है, फिर उनके लिए एक ही ऑप्शन है कि जब रिटायर हो रहे हैं उस वक्त जो भी पैसा है वहां से फिर वो निवेश करें और फिर रेगुलर पेंशन पाएं। जी बिल्कुल। और इसके ज़रिए जब हम फ़ायदे की बात करते हैं पंकज जी, क्योंकि माना जाता है और हम देखते भी हैं कि कैसे टैक्स में भी बेनिफिट जो है इसका मिलता है, उसके बारे में चाहूँगा अगर आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे पाएँ। बिल्कुल, देखिए अब पहली बात तो यह है कि अगर आप टैक्स की बात कर रहे हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हैं या न्यू टैक्स रिजिम में हैं, वो आपको तय करना होगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिए हैं और कई टैक्स पेयर्स के लिए न्यू टैक्स रिजिम जो होती है वो ज्यादा सुटेबल हो जाती है उनकी इनकम के हिसाब से या उनके जो डिडक्शन है उसके हिसाब से। तो शायद उस केस में जो निवेश है उस पर टैक्स का बेनिफिट बहुत ज्यादा आपको नहीं मिल रहा हो। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हैं तब तो डेफिनेटली आप यदि इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जहां पर आपको डिफरेंट सेक्शंस के तहत छूट मिल जाती है। यदि आप एसआईपी कर रहे हैं टैक्स सेवर स्कीम्स में, तो 80C के तहत आपको ईएलएसएस में छूट मिल जाती है। एनपीएस में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 80CCD 1B के तहत आपको छूट मिलती है। लेकिन मैं कहूंगा कि यदि आप किसी तरह से न्यू टैक्स रिजिम में ज्यादा सुटेबल मानते हैं उसको अपने लिए, तो भी आपको अपने भविष्य की जरूरतों के हिसाब से जरूर ये प्लानिंग करनी चाहिए कि एक वक्त के बाद आपके पास अच्छा पैसा हो और पेंशन की सुविधा हो, ताकि आपको किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े।
जी बिल्कुल, लेकिन सबसे ज़्यादा पंकज जी अगर देखा जाए, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, एक समय था जब शायद नहीं सोचा जाता था भविष्य के बारे में, लेकिन अब सोचने लगी है युवा पीढ़ी भी। तो आपके लिहाज से कौन सी उम्र से हमें इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए जब हम रिटायरमेंट प्लान की भी बात करते हैं? क्योंकि जब हम शायद 25 से 30 वर्ष की आयु में होते हैं, हमें लगता है कि अभी तो लंबा समय है, अभी उतने बारे में नहीं सोचा जाता। लेकिन आपके अनुसार क्या एक उचित उम्र इसके लिए? बिल्कुल, देखिए अंकल जी, मैं अपनी बात को दोहराऊंगा जी। कि जैसा आपने कहा कि शुरुआत में ये होता है, एक तो जरूरत महसूस नहीं होती, दूसरी बात दूसरे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं कि पहले चलो घर खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, या शादी होती है, तो पहले व्यक्ति साधारण तौर पर रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचता। उदाहरण के तौर पर यदि आप ये मान के चलें कि 12% का रिटर्न मिल रहा है आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर, और आपको 1 करोड़ रुपए जुटाना है, तो आप करीब 10,000 रुपया महीना निवेश करेंगे तो 20 साल में 1 करोड़ रुपया जुटा सकते हैं। बट वहीं पे यदि आप 5 साल से इसको डिले कर दें कि सोचें कि अभी क्या, अभी तो बहुत टाइम है, और 5 साल के बाद शुरुआत करेंगे तो आपके पास बचे 15 साल, तो आपको 10,000 की बजाय 20,000 रुपया महीना निवेश करना पड़ेगा। वही यदि आप 5 साल और डिले कर देते हैं तो आपको फिर 20 नहीं 40 करना पड़ेगा। तो हर 5 साल में निवेश की राशि आपको डबल करनी पड़ेगी, जो मुश्किल हो जाता है जी। तो इसके लिए जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, मैंने पहले भी कहा था, आपकी अगर जॉब लगती है 21-22 साल में, 25 साल में, तो आप उसी वक्त शुरुआत कर दीजिए। आप 2,000 5,000 जो बचा सकते हो, और समय के साथ क्या होता है मुकुल जी, क्योंकि इनकम भी बढ़ती है जी, तो आप जो भी राशि इन्वेस्ट कर रहे हो, शुरुआत में जो भी निवेश कर रहे हो, उसे अपनी इनकम के हिसाब से बढ़ाते जाइए, तो मेरे हिसाब से बहुत आसान हो जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करें, ये मत सोचे कितना अमाउंट करना है, आप शुरुआत कर दे 2,000 5,000 से, वो समय के साथ बढ़ता रहेगा, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फायदा मिलेगा आपको, उससे और भी आसान हो जाएगा कि एक बड़ी राशि आप इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन जब क्योंकि मामला निवेश का होता है तो हमारे जो दर्शक हैं या तमाम भोक्ता जो ग्राहक जो सोचते हैं कैसे निवेश किया जाए, कहीं ना कहीं कई सवाल उनके जहन में आते हैं, और कभी कभी हम देखते हैं कि जल्दबाजी में थोड़ी सी गलतियां भी हो जाती हैं, हम सारे जो नियम शर्तें हैं उनको नहीं देख पाते, या लगता है कि ज़्यादा हमें कहीं से अगर रिटर्न मिल रहा है तो जल्दी से उस लिंक पर क्लिक हम कर देते हैं। ऐसे में किस तरीके से जो अगर धोखाधड़ी होती है उससे बचा जा सकता है, और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मुकुल जी, ऐसा जो आपने कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूं आपकी बात से कि अक्सर लोग निवेश करते हैं जहां उन्हें करने के लिए कहा जाता है, मतलब कि खुद की प्लानिंग करने के बजाय यदि कोई उन्हें अप्रोच कर रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, और कई बार बिना सोचे समझे वो उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी है कि पहले तो आप तय कीजिए कि आपके लिए क्या सही है, आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, और आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में अपने हिसाब से जानकारी जरूर आप उसके लिए कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, ये बहुत जरूरी है। इन्वेस्ट करने से पहले भी, इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि पहले पढ़ा, लेकिन जो इन्वेस्ट किया हुआ है क्या सच में जो आप सोच रहे हैं वहीं पे आपने किया है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है, हम बात कर रहे हैं यहां पर रिटायरमेंट की, तो यहां पर डेफिनेटली यदि आप शुरुआती दौर में निवेश कर रहे हैं और लंबा समय है आपके पास, तो हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें ज्यादा संभावना होती है ज्यादा रिटर्न्स अर्न करने की। तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में जरूरी है कि आप इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल जरूर करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि 100%, लेकिन ज्यादा निवेश आपका इक्विटी में होना चाहिए। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो, उसके जरिए निवेश कीजिए। एनपीएस कर रहे हैं तो एनपीएस में भी एक सुविधा है आपके पास कि डिफॉल्ट के बजाय आप अपने हिसाब से LC 50, LC 75 यानी कि लाइफ साइकिल 75 या लाइफ साइकिल 50 करेंगे तो 50% या 70% 5% निवेश जो है वो इक्विटी में होगा आपका, तो इससे आपका पैसा ज्यादा बनेगा। रिटायरमेंट के वक्त या उससे पहले आप कभी भी यदि SIP कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड निवेश कर रहे हैं, रिटायरमेंट के नजदीक जब आप पहुंच जाते हैं तब आप कोशिश करें कि इक्विटी में निवेश कम हो ताकि उतार चढ़ाव का जोखिम थोड़ा कम रहे। लेकिन जब आप अब यंग हैं, समय है आपके पास, तो आपको ज्यादा निवेश इक्विटी में ही करना चाहिए ताकि आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सके और ज्यादा पूंजी आप जुटा सके। जी बिल्कुल, यानी देखिए एक तरीके से जो सुरक्षित निवेश है वो आपको यहाँ करना होगा। और भी पेंशन से जुड़े तमाम जो सवाल हैं वो हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उनसे हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी।
मनी मंत्रा में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पेंशन स्कीम्स को लेकर। जी हाँ, अलग अलग पेंशन प्लान जो हैं निजी क्षेत्रों के भी हैं और सरकार भी लगातार यही प्रयास कर रही है किस तरीके से अभी, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था जो यूपीएस जो लाया गया, यानी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको इस पेंशन का तोहफा भी दिया गया। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट पंकज जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी, यहाँ यूपीएस के बारे में आपसे मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इसमें अंशदान की अगर बात कही जाए, क्योंकि बताया गया कि पहले जब हम एनपीएस की बात करते हैं तो इसमें प्रतिशत अलग है और यूपीएस में जो सरकार का अंशदान है वो एनपीएस से ज़्यादा है, लेकिन क्या इसमें जो कर्मचारी हैं उनका कितना अंशदान रहेगा? ये देखिए, एनपीएस और यूपीएस दोनों ही डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, यानी कि इसमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसे कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि स्कीम अभी तक जो यूपीएस की हम बात करें तो सिर्फ अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए ये अभी कैबिनेट ने अप्रूव की है। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसे लागू करेंगे, लेकिन ये बात है कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। तो एनपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन था एम्प्लॉय का और 14% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का था जी। जब तक अगर बात की जाए यूपीएस की, तो यहां पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो उतना ही है 10%, लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसे बढ़ाकर 18.5% करने की बात की गई है और हर 3 साल में से रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि यहां पर पेंशन गारंटीड मिलेगी। तो क्योंकि एनपीएस में गारंटीड नहीं थी, यहां पर पेंशन गारंटीड मिलनी है, तो इसके लिए समय समय पर रिव्यू किया जाएगा और सरकार को लगेगा कि भाई जो पूरा पैसा बन पाएगा वो कम बन रहा है तो शायद इसको बढ़ाया भी जाए। तो इसके लिए यहां पर ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन भी है कि गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, गवर्नमेंट सर्वेंट भी कंट्रीब्यूट करेंगे, और लेकिन साथ में ये भी गारंटी है कि यहां पर मिनिमम पेंशन मिलेगी। अगर आप 10 इयर्स की सर्विस भी करते हैं तो मिनिमम 10,000 की पेंशन तो यहां पर डिफाइंड है, और रिटायरमेंट के बाद यानी कि 25 इयर्स की मिनिमम सर्विस के बाद आपकी जो सैलरी होगी 12 मंथ्स की बिफोर रिटायरमेंट, उसका जो एवरेज होगा उसका 50% के रेट से आपकी पेंशन तय होगी, और साथ में ये समय के साथ क्योंकि इन्फ्लेशन इंडेक्स से लिंक्ड होगी तो समय समय बढ़ेगी भी। तो मेरे हिसाब से तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, और ये जो मैंने अंतर पूछा और कंट्रीब्यूशन का, ये थोड़ा सा फर्क है एनपीएस में और यूपीएस में। जी बिल्कुल, ये तो बात हुई यूपीएस की यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर, लेकिन जब हम निजी क्षेत्र की तरफ रुख करते हैं या एक आम उपभोक्ता की बात करते हैं, आम आदमी की जो कि चाहता है कि पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिले, लेकिन क्या वहाँ भी हम अगर देख के चलते हैं पंकज जी, तो जो पारिवारिक पेंशन है क्या वो वहाँ भी लागू होती है? क्या कोई ऐसी निजी क्षेत्र की कंपनियाँ हैं जो इस दिशा में भी काम कर रही हैं? देखिए, अगर हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो एनपीएस को कई कॉर्पोरेट ने अपनाया है, और मेरे हिसाब से आम निवेशक के लिए एनपीएस बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। वजह यह है कि वहां पर बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप एक्टिव चॉइस ले सकते हैं, जहां पर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इक्विटी में कितना निवेश करना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना करना है। और वहीं यदि आपको इतनी नॉलेज नहीं है मार्केट की, तो ऐसे में आपके पास में वहां पर ऑटो चॉइस भी है, जहां पर आपका एज के हिसाब से डिसाइड होता है कि इक्विटी में निवेश कितना होगा, यानी शेयर मार्केट में कितना निवेश होगा, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना होगा। तो मेरे हिसाब से आम निवेशक के लिए ये भी अच्छा ऑप्शन है। और ये सिर्फ इसकी बात नहीं है कि कॉर्पोरेट में आप एम्प्लॉयड हैं और आपके एम्प्लॉयर ने ये एनपीएस को अपनाया है तभी आप कर सकते हैं, वॉलंटरली भी कर सकते हैं। आप खुद अपने आप पीआरएएन अप्लाई करके और फिर आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और एनपीएस के जरिए और एक एज के बाद आप पेंशन पा सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें एक खास तौर से क्योंकि जब निवेश की बात कर रहे हैं पंकज जी लगातार, तो क्या जो निवेश है इसको बीच में हम किसी तरह जो दूसरी प्लान्स आते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र जो है अलग अलग योजनाएं देता है, आकर्षक प्लान भी देते हैं, तो क्या ये भी एक विकल्प रहता है कि उसको अगर हम दूसरे प्लान में चेंज करना चाहें तो एक विकल्प रहता है क्या निवेशक के पास? देखिए, यदि आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वहां पर एक बात है कि अगर 60 इयर्स की एज से पहले आपको निकलना है तो वहां पर एक मैंडेटरी है कि 80% पैसा जो पूरा इकट्ठा हुआ है वो आपके एनवीटी के लिए ही यूज होगा, 20% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन 60 इयर्स की एज के बाद आप चाहें तो आप 60% तक जो टोटल पैसा बना है 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं, 40% जो है वो आपका एनवीटी यानी कि पेंशन बाय करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये सुविधा है, बट ऐसा नहीं है कि आप पूरा यहां से एग्जिट कर जाए। हाँ, अगर टोटल कॉर्पस आपका छोटा है उस केस में सुविधा दी हुई है कि आप जैसे 5 लाख तक का ही आपका पूरा पैसा बना है 60 इयर्स में, तो आप पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तब आपको एन्युटी बाय करने के लिए मैंडेटरी नहीं है।
जी, लेकिन बिल्कुल। मैं फिर भी कहूंगा कि किसी भी निवेशक को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आप एनपीएस में भी निवेश करें और साथ में आज म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वहां पर भी अपने जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार थोड़ा पैसा निवेश करें और जी। उसके जरिए भी रिटायरमेंट की प्लानिंग करें। जी, तो इसमें पंकज जी जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही प्लान पर निर्भर ना हो, अलग-अलग प्लान्स जो हैं उनको लेके आपको चलना चाहिए, म्यूचुअल फंड की तरफ भी और निवेश के लिए जो हम पेंशन की बात कर रहे हैं इसकी तरफ भी। लेकिन क्या इसमें जो हम अगर जिस तरीके से देखते हैं अंशदान जो हमारा होगा, या जिस तरीके से निजी क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो हमारा प्रीमियम अमाउंट है, क्या उसमें किसी तरह का बदलाव हम कर सकते हैं? जैसा शुरुआत में शायद हमारे पास जो हमारी अर्निंग है वो कम है, लेकिन आगे अगर वो बढ़ती है उसी हिसाब से हम इसको बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, आप एनपीएस में भी बढ़ा सकते हैं, आप एसआईपी में तो डेफिनेटली आप छोटी अमाउंट शुरू करके आगे कितना भी चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, और जी। ऐसे ही आप एनपीएस में भी कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये सुविधा उपलब्ध है। और रही बात इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन प्लान्स की, तो वहां पर यूजुअली जो पेंशन प्लान होते हैं वो एक फिक्स अमाउंट प्रीमियम डिसाइड हो जाता है, लेकिन आप उसके एडिशन में दूसरी पॉलिसी ले सकते हैं। बट जी। अगर मेरी निजी राय मैं यहां पर शेयर करूं तो मैं कहूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी के जो पेंशन प्लान होते हैं जी। वो मुझे इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, उस जी। पर चर्चा बहुत बड़ी हो सकती है। पर एनपीएस और म्यूचुअल फंड के जरिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना मेरे हिसाब से बेहतर है। जी बिल्कुल, तो देखिए एक बेहतर प्लान है रिटायरमेंट की। जब हम सोचते हैं तो उसके लिए जो पेंशन का विकल्प है ये काफ़ी बेहतर, और इसकी तरफ इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल पंकज जी, आपने इस बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो जाना आपने किस तरीके से जो बाज़ार में निजी कंपनियां हैं, निजी क्षेत्र की, उनके अलग अलग पेंशन प्लान्स हैं, उसका आप चयन कर सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए तो सरकार ने जो यूपीएस स्कीम है उसको मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो निजी क्षेत्र में जब हम कॉर्पोरेट की भी बात कर रहे हैं तो वहाँ भी कई इसके लाभ हैं जिनको आप ले सकते हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ पूरी जानकारी की, और उसके बाद आप जो अलग अलग स्कीम्स हैं इनका लाभ ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए मनी मंत्रा में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। This program was sponsored by National Pension System NPS. For a secured future, NPS जरूरी है।